कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो अगले साल के एएफओ की तैयारी कर रहे होंगे, यानी कि जो इस साल आने वाला है। अब जो इस साल आने वाला है एएफओ, उसमें भी दो कैटेगरीज के बच्चे आते हैं। जो मेंस की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और दूसरे जो प्री की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मेंस की तैयारी के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, अभी कुछ मेरे ख्याल कुछ 1-1.5 महीना पहले। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मेंस के रिलेटेड मैंने काफ़ी जानकारी दी है, सोर्सेज भी बताए हैं, स्ट्रैटेजी भी बताई है। आज मैं बताऊंगी आपको प्री के बारे में। आप देख रहे हैं जैसे कि हर साल प्री की कट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है। पिछले साल 36 गई थी शायद, और इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। 51 जो है वो प्री की कट ऑफ जा चुकी है। ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम प्री की तैयारी इस तरीके से करें कि जितनी भी ज़्यादा कट ऑफ हो जाए हमें पार करनी ही है। लेकिन अगेन उसमें कन्फ्यूजन आ जाती है, क्योंकि एएफओ जो होते हैं, जो एएफओ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वो उतनी ज़्यादा प्री की तैयारी नहीं करते जितने पीओ क्लर्क वगैरह करते हैं। हम होल हार्टेडली प्री को टाइम नहीं देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्री एक जस्ट लेवल है, उसको निकाल के हमें मेंस में जाना है, और अगर हमने प्री की ज़्यादा तैयारी कर ली तो हम मेंस में रह जाएंगे। इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई एम श्योर कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। नोटबुक रख लेना साथ में, 4-5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लेना, आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है प्री में, चाहे आप फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं चाहे आप सक्सेसिव अटैम्प्ट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्री में हमारे पास मेन होते हैं 3 सब्जेक्ट, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इन तीनों में हमें सब्जेक्टिवली भी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है और हमें ओवरऑल भी कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, ये बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादातर क्या हो रहा है, ये पिछले 1-2 सालों में ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों की सब्जेक्टिव क्लियर हो जाती है, ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होती है, ओवरऑल नहीं क्लियर हो पाती है। कुछ लोगों की ओवरऑल क्लियर हो जाती है और सब्जेक्ट की नहीं क्लियर हो पाती है। लेकिन क्योंकि इन 2 सालों में, पिछले कुछ सालों में कट ऑफ जा रही है बहुत ज़्यादा, और बच्चे उतनी तैयारी नहीं करते, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं पता होता है कि कट ऑफ 25 से 30 के बीच में जाएगी, 40 के बीच में जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। एक कह सकते हैं कि अपना 100% आप उस तैयारी में नहीं देते हो, क्योंकि हमें मेंस की भी तैयारी करनी पड़ती है साइड बाय साइड, और हमें पता है कि जब हमें 100% देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, तो हम 100% नहीं देते हैं। लेकिन पैटर्न बदल रहा है। अब पिछले 2 सालों में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी पर सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो जाती है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के कारण उनकी ओवरऑल जो है उतने मार्क्स नहीं बन पाते हैं और वो लैग करने लग जाते हैं। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन बहुत इजी है कि आप किसी 2 सब्जेक्ट्स पे अपनी मास्टरी हासिल कर लो। देखो, हमें पता है कि हर किसी का एक ना एक सब्जेक्ट बहुत वीक होता है, और ये दो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होता है, और दूसरी कैटेगरी के जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। मैं आती हूँ मैथ्स वाली कैटेगरी में, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, इंग्लिश उतना वीक नहीं है। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगी कि दोनों को क्या क्या करना है। अब देखिए, जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मैं बताती हूँ, ये ग्रामर वैमर पढ़ने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से होता होगा कुछ, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आपको ईजी तरीका बताने वाली हूँ जो चीज़ आपका करने का मन भी करेगा। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने का किसी का मन नहीं करता मेरा तो नहीं करता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि औरों का करता है या नहीं। और ग्रामर में अगर किसी की बेसिक इंग्लिश की समझ किसी को नहीं है ना, तो ग्रामर में आप उलझ के रह जाओगे, रूल्स के अंदर उलझ के रह जाओगे, क्योंकि कुछ रूल्स के एक्सेप्शंस भी होते हैं, और एक बेसिक समझ होना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे इंग्लिश, मुझे नहीं पता कि ग्रामर क्या होती है, लेकिन मुझे बस फील हो जाता है कि हाँ, ये इसके साथ ये लगेगा और वो ठीक होता है। वो अगर आपके अंदर नहीं है तो वो आप कैसे ला सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़रूर होगा। अगर आपका इंटरेस्ट है वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में, यूट्यूब में, देखो यूट्यूब हर कोई चलाता है आजकल। आपको एक चीज़ करनी है जो आपकी इंग्लिश सुधार देगी पूरी तरह से, और अभी तो जितना टाइम बचा है ना एफओ के लिए, अभी तो आप इंग्लिश के वैसे ही मास्टर बन जाओगे। वो ये कि आपको जो भी कंटेंट कंज्यूम करना है, इंग्लिश में करना है। इसके साथ साथ एक बोनस टिप ये देती हूँ कि अगर आप कोई एक्सेंट सीखना चाहते हो ना, वैसे ये एफ के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपार्ट फ्रॉम एफ अगर चाहते हो आप कि मैं अमेरिकन इंग्लिश सीखूं, मैं ब्रिटिश इंग्लिश सीखूं, मैं उस एक्सेंट में बोलूं, तो आप वही कंज्यूम करना शुरू कर दो। इफ़ यू वांट टू लर्न अमेरिकन इंग्लिश, देन
स्टार्ट कंज्यूमिंग अमेरिकन इंग्लिश कंटेंट, ठीक है। इससे क्या होता है ना, शुरू शुरू में मैं बताती हूँ आपको दिक्कत होगी, 5-6 दिन आपको दिक्कत होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोल के चले जा रहे हैं, आपको बार बार उसे रिप्ले करना पड़ेगा। अगर आपको शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कैप्शन ऑन कर लो, वो थोड़ा सा आपको हेल्प देगा कि वो किस किस चीज़ को क्या बोल रहे हैं। और इससे क्या होता है ना, इससे सिर्फ एक चीज़ में हेल्प नहीं होती, इनसे 2-3 चीज़ों में हेल्प होती है। एक, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। जब आप उसको देखोगे ना, आप 1 महीना लगातार आप कंटेंट देखो इंग्लिश में, उसके बाद आपके सामने कोई इनकरेक्ट सेंटेंस आएगा ना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार इस पे ऑन लगना है, इस पे एट नहीं लगना, इस पे एन लगना है, या इस पे जो भी लगता है वो, ठीक है। वो चीज़ें आपको खुद ब खुद उसकी समझ आ जाएगी। इसी को कहते हैं बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा आपको एक चीज़ और फ़ायदा होगा कि आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं, जब हम कोई मूवी देखते हैं और बार बार 1-2 बार वो वर्ड यूज़ हो रहा होता है, हमें नहीं पता चलता कि वो क्या है, तो हम खुद उसको देखते हैं गूगल पे कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कहानी को, ठीक है। तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको वर्ड का मतलब समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। जिन बच्चों को कोई आइडिया नहीं है कि हाँ अभी हम कौन सी मूवी देखना शुरू करें, कौन सी सीरीज़ देखना शुरू करें, तो मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि आप हैरी पॉटर की सीरीज़ देख लो। हैरी पॉटर का ये है कि आप सबने उसको हिंदी में देखा होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी मूवी की अंडरस्टैंडिंग है, आप कैप्शंस ऑन कर लो, आप बिना कैप्शंस के भी देख लो, तो उसमें ना आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और उसमें आपको वर्ड्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि उसमें आपको वो कैब अलग अलग देखने को मिलेगी, जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आएंगे फिर आपको देखना पड़ेगा। हालांकि वो थोड़ा भूतिया वर्ड से रिलेटेड वो कैब होगी, लेकिन हाँ आपको अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत अच्छी वो कैब देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा इंग्लिश के लिए टिप, ओके। इसके अलावा जो इंग्लिश से डरते नहीं हैं, जो डरते हैं मैथ से, उनको क्या करना है, देखो वो सब मेरे भाई बंधु लोग हैं जो मैथ से डरते हैं, क्योंकि मैंने जब तैयारी शुरू की थी मैं बहुत ज़्यादा डरती थी मैथ से। अब आपको क्या करना है, आपको लगती है मैथ्स हार्ड, तो आपको एक सीरीज़ फॉलो करनी है। उस सीरीज़ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैथ के टॉपिक्स करने हैं मैथ्स के। सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स करना है। स्पीड मैथ्स का मतलब होता है, मैथ्स में आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, अप्रॉक्सीमेशन करनी है, उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, नंबर सीरीज़ करनी है, और डीआई करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप करके चले जाओगे ना एएफओ में, तो आप मैथ्स करके आओगे। बशर्ते आपकी क्या कहते हैं उसको, बशर्ते आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और मैथ्स में एक्यूरेसी सुधारना बहुत इजी सी बात होती है, क्योंकि मैथ्स में तुक्का लगाने का कोई वो नहीं होता। अगर आपका वही आंसर आता है, आपका आंसर ऑप्शंस में दिख जाता है, आप टिक कर देते हो। और मैथ्स में बहुत लोगों की एक्यूरेसी अच्छी ही होती है, मैं ये मान के चलती हूँ। तो ये 5 टॉपिक अगर आप मैथ्स में कर लोगे तो आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। फिर भी दिन पर दिन जैसे कट ऑफ बढ़ रही है, तो इसके लिए मैं आपको 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा बोलने लेके चलूँगी कि हाँ आप अरिथमेटिक्स में जो भी 2 टॉपिक्स में आपको मतलब आपकी पकड़ आपको लगता है कि अच्छी है, या आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप वो 2 टॉपिक्स जो है वो कर लो, ठीक है। उन 2 टॉपिक्स पे मास्टरी कर लो, तो आपके सीड मैथ्स हो गया, स्पीड मैथ्स हो गया, और उसके अलावा आपके अरिथमेटिक के 2 टॉपिक हो गए। जब आप क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो अगर आपको उन 2 क्वेश्चंस के मिलेंगे, उन 2 टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, आप साथ के साथ सॉल्व कर देना और आगे बढ़ जाना। तो वो आपको 2-3 नंबर का एज दे देगा। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे परसेंटेज अच्छी लगती है। मैं परसेंटेज की मुझे काफ़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। परसेंटेज के बहुत डिफ़िकल्ट सवाल जो है वो मैं नहीं सॉल्व कर पाती, लेकिन जो ईज़ी क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करते हुए जाती हूँ। इसके अलावा मुझे प्रोबेबिलिटी अच्छी लगती है, तो प्रोबेबिलिटी मैं करके जाती हूँ। तो जब भी मुझे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिखता है, तो मैं फटाफट उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाती हूँ। और मैथ्स में क्या है, मैथ्स में जब भी आप तैयारी शुरू करोगे, तो मैथ्स में सबसे पहले आप टेबल याद कर लेना। 1 से 20 तक, 25 तक टेबल याद कर लो। और वो आपको टेबल 10 तक नहीं याद करने हैं, टेबल आपको याद करने हैं 15 तक। आपको 12 इंटू 13 आना चाहिए। आपको वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि आपकी मैथ्स वैसे ही वीक है। लेकिन आप जब टेबल रट लोगे ना, आपकी आधी स्पीड वैसे बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स आने चाहिए।
क्यूब्स और स्क्वायर 50-50 तक याद कर लो, आपको अप्रॉक्सीमेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। टेबल से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। और डीआई तो अगर आप जब सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है, कैलकुलेशन फास्ट होती है, उससे आपको डीआई में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आपको करनी है, आपका मैथ्स एकदम बढ़िया चलेगा। आपको सुबह उठ के डेली आपको ये चीज़ें सोचनी है कि मुझे मैथ्स में टेबल रिवाइज करने हैं, एक बार तो करने हैं। आप सुबह शाम 2 बार भी रिवाइज कर सकते हो। टेबल रिवाइज करने हैं रोज़ आपने क्यूब रिवाइज करने हैं, रोज़ आपने स्क्वायर रिवाइज करने हैं। चाहे लिख लिख के करो, चाहे बोल बोल के करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो हमें ज़्यादा बढ़िया रिवाइज होता है। तो आप 10-10 बार डेली टेबल लिख लो, या 5-5 टेबल्स आप डेली लिख लो। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। ये सुनने में लगती है ना कि इतना वर्क नहीं करती होंगी, पर मैंने ये चीज़ करी है, तो ये चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। और ये मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने सिखाई थी, और हमें हमें लगता था क्यों ही लिखवाते रहते हैं हमसे। लेकिन वो चीज़ें ना 1 महीने के बाद आपको पता चलता है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। तो ये मैंने मैथ्स वाले बच्चों के लिए बता दिया, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता दिया। अब रीजनिंग से शायद ही किसी को डर लगता होगा, लेकिन चलो फिर भी जिनकी रीजनिंग वीक है मैं उन्हें बता देती हूँ। आपकी अगर रीजनिंग वीक है, और अगर आप पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आप रीजनिंग को नहीं जानते क्या है कैसे है, भाई मैंने कभी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। रीजनिंग जब भी आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, किसी कोचिंग से या यूट्यूब से या खुद से, सबसे पहले पज़ल सॉल्व करना शुरू करना। सबसे पहले आप टॉपिक पज़ल्स का ही उठाना। जब आपकी हर तरह की पज़ल हो जाए, उसके बाद आप बाकी टॉपिक्स उठाना। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये एक बेसिक प्रोसेस है लर्निंग का, या बेसिक मुझे नहीं पता क्या है, बट मैंने इसको काफ़ी चीज़ों में आजमाया है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हो, जो सबसे पहली चीज़ आप सीखते हो वो आपको आसान लगती है। और चाहे वो टफ़ हो, तो ज़्यादातर ट्यूटर्स ये चीज़ अपनाते हैं कि जो सबसे टफ़ चीज़ होती है ना, वो बच्चे को सबसे पहले सिखाते हैं, तो वो उसे ईजी लगने लगता है। अब जैसे कि जब देखो मुझे स्टिचिंग भी आती है, थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ, मतलब एक कहते हैं ना। तो जब मैं स्टिचिंग मैंने किसी से सीखी थी, मतलब मेरे घर में ही जैसे कोई मुझे सिखाता था, तो उन्होंने मुझे जो चीज़ सबसे पहले सिखाई थी वो मुझे सबसे ईजी लगती है। और जनरली वो चीज़ बाकी चीज़ों से अलग होती है, तो मुझे वो चीज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ें, है ना। तो ये एक मेरे ख्याल अनसेड रूल होता है टीचिंग का। तो आप सबसे पहले वो चीज़ करो जो आपको सबसे हार्ड लगती है, फिर वो आपके लिए ईजी हो जाएगी, क्योंकि आप स्टार्ट ही वहाँ से कर रहे हो। ओके, और जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा एफर्ट हम तभी डालते हैं। तो ये चीज़ हो गई रीजनिंग की। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, स्ट्रैटेजी आप कैसे पढ़ाई के दौरान क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो, जिससे आप कट ऑफ क्लियर करोगे ही करोगे, चाहे जितनी भी हाई चली जाए, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि इतने ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है प्री में, और वैसे भी सब एग्रीकल्चर वाले ही प्री दे रहे हैं, तो वो कितना ही ज़्यादा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और तीसरी बात ये होती है कि सब प्री पे ही ध्यान देने लग जाएंगे, तो मेंस कौन पढ़ेगा, है ना। तो प्री की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, और हमें अपना 100% नहीं देना। देखिए आजकल ये धारणा हो चुकी है गलत, क्योंकि एएफओ के अलावा जनरल बैंकिंग वाले भी एएफओ का प्री देते हैं, उनकी वजह से कट ऑफ राइज हो जाती है। ठीक है, और जो एएफओ की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली वो रह जाते हैं प्री में ही, स्क्रीन आउट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे पढ़ना है कि हम जितना अपना दे सकते हैं ना 100%, वो हमें देना है। हमें मैथ्स में हमें जो मैंने आपको बताया वो सभी चीज़ें करके जानी है। 2 अर्थमेटिक के स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठा लो, उनको कर लो, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ के ना आओ। और ये जो स्पीड मैथ्स है वो तो करके जाना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई। ठीक है, डीआई में 3 डीआई आती है, वहाँ पे कोई 2 आप सॉल्व करके आओगे ही आओगे, तीसरी आपको टफ लगेगी तो आप तीसरी रहन दो, कोई 2 सॉल्व करके आओ। 2 में से देखो एक आपकी पूरी सॉल्व हो जाती है, और एक आपकी 2-3 क्वेश्चन भी होते हैं, 2 रह जाते हैं, तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक डीआई सॉल्व करके आ रहे हो, तो इसमें आपका मैथ्स निपट जाएगा, मैथ्स में कभी आप लैग नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश में बताती हूँ, इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश सुधारने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, इससे इंग्लिश आपकी सुधर जाएगी, मैं आपको खुद बता रही हूँ। ठीक है, जब आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में थोड़ी सी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करनी है।
इंग्लिश में ना एक्यूरेसी मरवाती है ज़्यादातर। आप एक्यूरेसी मेंटेन करो और उसके बाद जब आप इंग्लिश के पेपर में बैठते हो ना, इंग्लिश के सारे सवालों पे ट्राई मारना है, हर एक सवाल पे आपको ट्राई मारना है। अगर आपको वो सवाल नहीं आता है तो मत करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो आप इंग्लिश का 100% अटेम्प्ट करके आओ। मेरा मतलब 100% अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि आप 50 सवाल करके आओ, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैं 50 में से मैं 40 क्वेश्चन करके आती हूँ, 41 क्वेश्चन करके आती हूँ, ठीक है, 38 क्वेश्चन करके आती हूँ। तो आप इतना अपना अटेम्प्ट रखिए कम से कम, ठीक है। जो आपको बिल्कुल हार्ड वाला पार्ट लगता है, अब जैसे मुझे सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े हार्ड लगते हैं और उनमें मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है, बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं, तो मैं वो वाले 5 क्वेश्चन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उनको ट्राई ज़रूर करती हूँ। अगर मेरे से बनते हैं तो मैं बनाती हूँ, अगर नहीं बनते तो वो 5 क्वेश्चन मैं नेग्लेक्ट कर देती हूँ। फिर भी मेरे 45 अटेम्प्ट तो कहीं नहीं जा रहे, उसमें से 3 4 5 क्वेश्चन में अगर मुझे डाउट होता है तो उनको मैं अनअटेम्प्ट कर देती हूँ, तो 40 मेरा अटेम्प्ट ईजिली बन जाता है। तो इंग्लिश में हमें ये करना है जिससे हमें इंग्लिश हेल्प करे हमारे ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में। अब इसके अलावा रह गया रीजनिंग। रीजनिंग में ना बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो पजल छोड़ देते हैं, और जो बच्चे पजल छोड़ के आते हैं वो फिर प्री में नहीं सेलेक्ट हो पाते। ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ, जो भी लोग प्री में निकले हैं ना उनकी गलती ये है कि वो पजल में वीक होंगे। अगर वो पजल में वीक नहीं होंगे, रीजनिंग में वीक नहीं होंगे, तो हो सकता है वो इंग्लिश में वीक होंगे, इंग्लिश में अटेम्प्ट कम रहे होंगे। ये 2 गलतियाँ होती हैं। आप आपने पजल को एज एन ऑप्शन नहीं लेना, हर तरीके की पजल आपको करके जानी है। 10 तरीके की पजल होती हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट, फिर डेज वाली पजल है, फिर मंथ वाली पजल है, फिर सर्कुलर अरेंजमेंट है, फिर लीनियर अरेंजमेंट है, फिर डबल लीनियर अरेंजमेंट है ना। तो ये सभी तरीके की पजल आपको करके जानी है, एक भी तरीके की पजल आपको छोड़नी नहीं है। इसके अलावा आपको सिलॉग्स करके जाना है। मतलब रीजनिंग का आपको एक भी टॉपिक छोड़ने का आपके पास लेवरेज नहीं रहेगा, आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, आपको रीजनिंग के सारे करके जाना है। मैं वो वाली रीजनिंग छोड़ देती थी, वो कौन सी होती है, कौन सी होती है वो, लॉजिकल रीजनिंग, वो आप छोड़ सकते हो क्योंकि उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आजकल उसके भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक वो टॉपिक छोड़ा है रीजनिंग में, बाकी मैंने और कोई भी टॉपिक रीजनिंग का नहीं छोड़ा है। तो रीजनिंग में आप ऑप्शंस मत सोचिए, रीजनिंग आप सारी करके जाइए, और जब आप फुल फ्लेजेड रीजनिंग करके जाओगे ना, आपके रीजनिंग में नंबर आएंगे 25 से ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सिलॉग्स पे रिलाई करते हो, डायरेक्शन सेंस पे रिलाई करते हो, ब्लड रिलेशन पे रिलाई करते हो, फिर तो आपका देखो रीजनिंग का नहीं क्लियर हो पाएगा, या रीजनिंग का क्लियर हो भी गया अगर सब्जेक्ट की कट ऑफ, तो वो लो जाती है आपकी, कहीं ना कहीं ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है। आपको रीजनिंग सारी अटेम्प्ट करनी है, आपको इंग्लिश में 20 से 25, आपको रीजनिंग में 25-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। देखो इतनी भी मुश्किल रीजनिंग नहीं होती है। रीजनिंग वो कहते हैं ना, रीजनिंग दिमाग से रिलेटेड होती है, दिमाग सबके पास होता है। तो रीजनिंग आप कर सकते हो, रीजनिंग करके जाइए, रीजनिंग की सारी रीजनिंग आप करके जाइए, और उसके बाद आप देखिए कि क्यों नहीं आपका प्री क्वालिफाई होता। आपका प्री क्वालिफाई होगा ही होगा। इतनी मेहनत करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी और इससे कम भी नहीं करनी। मैथ्स में आपके पास सिर्फ टॉपिक छोड़ने का लेवरेज होता है अर्थमेटिक के, उसके अलावा आप किसी में भी टॉपिक्स मत छोड़िए, मैं आपको बताऊं। फिर इससे क्या होगा, इससे अगर आप टॉपिक्स छोड़ते हैं, अभी 51 गई है, कल को क्या पता 60 चली जाए, कोई मतलब कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आप उस तरीके से तैयारी करके जाइए जिस तरीके से आपको पता हो, आप श्योर हो जाएं कि हाँ मैं मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच पाऊंगी। क्योंकि बहुत लॉस होता है, जिन बच्चों का प्री रह जाता है उनकी मेंस की तैयारी रखी रह जाती है, उनको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे मौका छिन गया, मेंस की तैयारी इतनी अच्छी की थी। तो मेंस की तैयारी भी करिए, मैं ऐसे नहीं कह रही मेंस की तैयारी ना करिए, आप प्री की करते रह जाओगे फिर मेंस में क्या लिखोगे। मेंस की तैयारी पे भी उतना ही ध्यान दीजिए, और प्री की तैयारी पे बस इतना सा ध्यान दे दीजिए जो मैंने बोला, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, कंसिस्टेंट हो, नहीं छोड़ते हो, जिस पेपर को उठा लेते हो उसको नहीं छोड़ते हो जब तक वो क्लियर नहीं हो पाता। मुझे पता है आप सब लोग कर लोगे, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे फीडबैक देना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।